बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करना चाहूँगी रमज़ान एट होम में। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दूसरों की मदद करने की। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि लोग ज़रा सा भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया के लोग हों, चाहे वो रेगुलर जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं इस किस्म की चीज़ें। किसी के लिए 2 रुपए का आप काम करते हैं, चले 200 रुपए का कोई एफ़र्ट करते हैं या 2000 रुपए का कोई एफ़र्ट करते हैं, और वीडियोस ऐसे बना बना के वायरल करते हैं कि जैसे मतलब कोई आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। सबसे पहली बात तो ये है व्यूअर्स, आप कोई अच्छा काम करें, दुनिया आपकी तारीफ़ करे, वो एक मुख्तलिफ बात है। आप खुद अपने अच्छे काम का ऐलान कर करके लोगों को बताएं, तो आई डोंट नो, क्या आपको लगता है कि वो उसी लेवल का इम्पैक्ट रखता है? उसके साथ साथ एक हाथ से अगर किसी को कुछ देना है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमारा टोटल फोकस ये होता है कि किसी तरह हमने जो कुछ भी किया है, कोई अच्छी बात भी की है, तो वो हाईलाइट हो। अरे मैं जब छोटे होते थे, कोई अच्छा काम करता था तो लोग वर्ड ऑफ माउथ से कहते थे कि पता है इसने ये किया, फिर किसी तरह किसी अखबार को पता चलता था, वो खुद ही उस चीज़ को हाईलाइट करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे काम ना करें, ज़रूर करें, दूसरों की मदद करें, उनकी सपोर्ट करें, उनको हेल्प आउट करें, लेकिन उसका ऐलान और तमाशा करना आई डोंट नो, अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली जब आपको हुक्म दिया गया है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को नहीं आपने डैमेज करना, किसी को आपने इमोशनली नहीं डिस्टर्ब करना। आप अगर किसी की जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं तो फिर उनका पब्लिक तमाशा बना के मदद ना करें, उनकी हेल्प करें ऐसे कि उनको महसूस ना हो कि किसी ने उनको कोई फेवर दिया है या आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए किसी ने कुछ किया है। अगले को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी अच्छा काम या दूसरों की मदद आप इसलिए करते हैं कि आपकी वाह हो, तो फिर अमलों का दारो मदार तो नियतों पर है। तो नियत अगर ठीक नहीं है, अमल चाहे कितना भी अच्छा हो, शायद आपको सवाब मिल जाए, शायद ना मिले, ये तो हमारा रब ही फैसला करेगा, लेकिन इम्प्रेशन अच्छी नहीं पड़ती। खैर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी हमेशा ही इम्प्रेशन बहुत अच्छी पड़ती है, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आई थिंक ये फ़ैसला कर लिया कि मैं दूसरों के काम आऊँगा, और ऐसे काम आऊँगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर भी लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ये काम ही कुछ ऐसे प्यारे प्यारे और अनोखे से करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एफ़र्ट्स किए हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि चुपके से उन लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना जो फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में हैं या कोई बीमार है और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा स्टार है या स्टार रह चुके हैं, कोई नहीं उनको पूछने जाता, तो ये पर्सनैलिटी उनको ज़रूर पूछने जाती है। मैं बात कर रही हूँ एक बेहतरीन एक्टर, कॉलमिस्ट, ऑथर एंड पोइट की, जो अब फुल टाइम ट्रैवल व्लॉगर हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके और मेरे फेवरेट इफ्तिखार इफ़ी की, ऑल्सो नोन एज, जो उनका असल नाम है, इफ्तिखार अहमद उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जुगन, इतने अरसे के बाद आपके शो में आके और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, पीटीवी आके। आप पिछले 1-1.5 साल से कुछ गायब ही थे। मैं मुल्क से बाहर था ज़्यादातर। मैंने उसकी बात करनी है, लेकिन दूसरों की मदद करना जो मेरे ख्याल से किसी भी बात से बढ़ के बात है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगी। इफ़ भाई, आप इतने सपोर्टिव इंसान हैं, मैंने आपको देखा है, आप जाके लोगों की तबीयत का भी पूछते हैं, किसी के बच्चे की फ़ीस के पैसे नहीं है उधर, और आपने बहुत काम किया आर्टिस्ट कम्युनिटी का, और वो तो हमें इसलिए पता चल जाता है क्योंकि आपस में बातें शातें होती हैं तो पता चल जाता है। उसके अलावा भी आउट ऑफ द वे जाते हैं, इतनी बिजी ज़िंदगी में जहाँ पे एक्टिंग भी है, कॉलम्स भी लिख रहे हैं, आप ऑथर भी हैं, आपकी पोइट्री भी है, कैसे मैनेज करते हैं और ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? देखिए जुगन, स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कि हमारे एक आर्टिस्ट हैं, उनके बेटे को कैंसर हो गया, और वो चूँकि थे स्पोर्टिंग आर्टिस्ट, तो माइनर रोल किया करते थे, तो इशू ये आया कि इनके बेटे के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए।
तो अब मुझे को पता नहीं था, मैं नया नया स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त, 94 95 की बात है। तो हमें काम कुम तो कोई मिलता नहीं था। यानी कि शुरू का हाँ जी, स्टार्ट। मैं डिप्लोमा करके आया हूँ, थिएटर कर रहा हूँ और यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ कि एक्टिंग मिल जाए। तो वो किसी ने मुझे कहा यार कभी खान साहब के पास जाएं, वो आपको गाइड करेंगे। मैं कभी खान साहब के पास चला गया। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब मेरे जी, नसीब करे। बहुत अजीम इंसान थे। क्या खूबसूरत। और खालिद भट्ट साहब भी अरे हमसे अरे, बिछड़ क्या गए। बात है। बहुत हाँ, बड़े लोग। पर बड़े लोग जिन्होंने हम जैसे लोगों को सिखाया कि आगे कैसे बढ़ना है, लोगों के साथ जिन्होंने हमें इंसानियत सिखाई। सोचें, मैं गया कभी खान साहब के पास, वो थिएटर कर रहे थे उन दिनों, विंग में आए, मुझे मिले, मैंने तारुफ कराया, मैं कहा जी मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे फला। वो जानते थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन एक्टर प्लीज को ना लीजिएगा क्योंकि वो जानते थे। कहते हाँ यार, कहते एक मिनट ठहरो, गए जाके 2000, मतलब 25-30 साल पहले 2000 बड़े होते थे, वो 2000 रुपये मुझे दे दिए। कहते यार कुछ और कहीं से कर लो। खैर वो मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट कर के वो उस वक्त कोई 70,000 रुपये कट जमा हुए। वाओ। हाँ, तो मैंने वो उन साहब को दे दिए। मैं एक दिन मुझे कॉल आती है तो मैं बड़ा हैरान कि कभी खान साहब। कहते मैं कभी बात कर रहा हूँ। मैं कहा जी। कहते मियाँ फला फला जगह मेरी शूटिंग है, वहाँ आ जाना। मैं चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे बिठा के कहने लगे कि यार देखो इस तरह से नहीं होगा ये जो तुम कर रहे हो। तो 2 फंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया, एक PNC है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में है, तो वहाँ आप चले जाओ, फला डायरेक्टर होंगे, मेरा नाम लेना, एक रुका लिख दिया। अब हम यहाँ से बैठे रात को बस के अंदर, पैसे तो अपने ही लगाने, और उन दिनों हमारे पास पैसे पूसे भी कोई नहीं होते थे, गरीब आदमी। मैं खैर चला गया। मैं वहाँ गया तो उन्होंने बड़ी इज्जत की। उन्हें मुझे इतने बड़े 2 फार्म दे दिए जिनको सारा फिल करना था। उन्होंने कहा इसी की ना कॉपी करा लेना। उसकी कॉपी उन दिनों हुआ करती थी 200-250 रुपये की, क्योंकि उस वक्त बड़ी कॉपी मशीन तो आई नहीं थी। खैर मैंने वो फिल किया और उसके बाद अटेस्टेशन करवा के एक आर्टिस्ट का भेजा, उनका महाना लग गया 7,000। फिर इस तरह तो वो करते करते सिलसिला शुरू हुआ था कभी खान साहब से। और आज रमज़ान में हम उनको याद कर रहे हैं कि वो अल्लाह के बंदे ने मुझे इस तरफ लगाया था। फिर इसमें नहीं, आजम खुर्शीद और आप खुद थे। हाँ जी, हाँ जी। जब आपको एहसास हुआ कि एक सर्टन आर्टिस्ट के रास्ता उन्होंने औलाद की तबीयत नहीं ठीक। देखें, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब कैसे एहसास हुआ, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। देखें, हज़ारों लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, कोई एक किसी वजह से हाईलाइट होता है। बात हो रही थी, आपको पता चला, उनसे आपका टाकरा हुआ, व्हाट हैपेंड? देखें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मेरा ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से है। पहले स्केल का मुलाजिम थे मेरे वालिद साहब, वो फिर पढ़ते पढ़ते असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हुए। माशाल्लाह। तो हमारे घर में हसरतें ज़्यादा थी, ख्वाहिशें ज़्यादा थी और आमदनी बहुत कम थी। तो एक शख्स जो जिसने फाका किया हो, जिसने तकलीफ़ उठाई हो, वो ज़रूर जानता है दूसरे की तकलीफ़ क्या है। जिसने फाका नहीं कर रखा उसको बिल्कुल नहीं पता। मैं अली के साथ जा रहा था, अली गाड़ी चला रहा है, मेरा बेटा, और मैं इसके साथ बैठा हूँ। अब मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था, ऐनक लगाई हुई मैंने, तो इसने गाड़ी स्पीड से निकाली। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा पुत्र तेरे प्यो दे पैसे दी है ना मतलब तुझे एहसास नहीं कि मैंने कैसे लिए ये। तो वो एहसास हमारी औलाद में कहीं मतलब शायद बदकिस्मती के ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन हमारे अंदर वो इसलिए था कि हम देखते थे। और अच्छा, फिर अम्मी अब्बा को देखा, हमेशा लोगों की मदद करते कि नहीं है तो फिर भी खाना खिला रहे हैं, उधार लेके खाना खिला रहे हैं। मेहमान आ गए तो हम सायों से उधार ले आए कि नहीं मेहमान आए, हमें खाना खिलाना है। फिर वो कोई मांगने आ गया या किसी की बेटी की शादी है तो अम्मा ने कुछ ना कुछ करके कमेटी उठा के उसकी हेल्प ज़रूर करनी है। मैं उससे चिढ़ा करता था शुरू में कि यार हमारे पास है नहीं, अम्मा आगे से आगे मदद कर रही होती हैं। तो ये जो अच्छाई की पनीरी है, ये हमारे वालिदैन हमारे अंदर बोते हैं। फिर आपको उस्ताद मिलते हैं जो फिर तबकी देकर, जिस तरह इशफाक साहब मुझे मिल गए, डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब मिल गए, यावर हयात साहब मिल गए, आज़म खुर्शीद साहब मिल गए PTV से। तो फिर वो आपकी आबियारी करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो आप सवाल करिए कहाँ से आया, मेरा ख्याल आपके अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं, देखने वालों में जितनी अच्छाइयाँ हैं, ये इनके वालिदैन की वजह से। वालिदैन और हमारे घर के बड़े, मैं हमेशा अपने अंदर जो एक कतरा भी कोई अच्छाई है अपनी नानी को एट्रीब्यूट करती हूँ। नानो पास्ट हुए जब मैं 9 साल की थी। उनकी बातें मेरे दिमाग में ऐसे स्टैम्प की तरह लगी हुई हैं कि वो नहीं निकलती।
क्योंकि मैं छोटी सी होती थी, मैं देखती थी कि किसी ने आके कहा कि मसला है ये वो, तो अब उनको पता था कि मैं बच्चों को अपने कहूँगी, तो उन्होंने आके यही रिस्पांस देना कि भाई आप तो हर वक्त पैसे वीरान कर रही होती है। मुझे याद है ये एक टर्म यूज़ की जाती है। उन्होंने पता है क्या करना शुरू किया, कानों के बुंदे उतार के पकड़ा दिए, 2-2.5-3 कैरेट की डायमंड की अंगूठी उतार दी कि किसी का बच्चा बीमार है, क्योंकि वो आपको पता है आजकल के ज़माने इतनी बड़ी, वो बहुत अमीर थी लेकिन लिटरली अपने ऊपर से चीज़ें उतार के देती थी। और मैं हमेशा सोचती थी क्या कर रही हैं ये। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि वो क्या कर। हाँ मैं आपको बताता हूँ। एक साहब आए मेरे पास, उनका कोई इशू था, मैंने उनको मनाया कि बीवी से माफ़ी मांगे, वो रिजॉल्व हो गया। उसने आके मुझसे एक दिन एक सवाल किया, उसने कहा सर मैं अपनी बीवी को क्यों मारता था। मैंने कहा तूने अपने बाप को मारते देखा होगा। उसने कहा हाँ। आपने अपनी नानी को देते देखा है। आप कम दें ज़्यादा दें, लेकिन आप देने पे यकीन रखती हैं। ये हमारे बड़ों की वजह से चीज़ है, हमारे बड़ों की वजह से है। और जो बरकत आपकी रोजी रोटी में आती है देने से, वो और किसी चीज़ से नहीं आ सकती। आप हलाल का भी कमाएं, सारा कुछ करें, देखिए रब देने वाला है, लेकिन आप लोगों में जब तकसीम करते हैं ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अच्छा, आपने अपने बचपन की बात की, मैं ज़रा अगर माइंड ना करे तो वापस जाना चाहूँ। बहुत सी महरूमियाँ फेस की, बहुत कुछ मिला भी, लेकिन ऑब्वियसली हर बच्चा किसी न किसी किस्म की महरूमी बड़े होते पे फेस करता है। किसी के पेरेंट नहीं था, कुछ नहीं था, ये नहीं। तो इन हालात में बचपन में रमज़ान कैसा होता था? रमज़ान के अंदर ये अब एक इम्पॉर्टेंट, हाँ बड़ी अच्छी बात, रोज़े भी रखने हैं और ना करते करते भी माशाल्लाह से लोग घर आ ही जाते हैं। 5-6 इफ्तारियाँ तो घर में हो ही जाती हैं, चाहे हमसाए क्यों ना आ जाएं हेलो हाय कहने। देखिए जुगन हम क्योंकि रहते थे एक हवेली के अंदर, चचा ताया पप्पू सारे। हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा, एक काम बड़ा अच्छा था कि अगर किसी घर में नहीं है ना तो जाके हमारे यहाँ नहीं है तो फुप्पो ने भेज दिया, फुप्पो के नहीं है तो हमने भेज दिया, चचा ने भेज दिया। ये एक बड़ा एक खूबसूरत एक वो था रमज़ान के अंदर, ख़ास तौर पे ये हुआ करता था। लेकिन मैं ये चाहता था कि जिस तरह मेरी नानी के घर में या मेरी खाला के घर में फ्रूट चाट बनती है, चना चाट बनती है, पकोड़े बनते हैं, वो ऐसा नहीं था। तो हमारे यहाँ सिर्फ ये था कि पकोड़े मैंने तल लिए, थोड़े से चिप्स बना लिए और खाना खिला दिया। अब ये बड़ा एक अजीब सीन था कि भाई ये क्या शरबत पियो, और ये सारी ज़िंदगी में देखता था। अच्छा, फिर कई दफ़ा ये करना जानबूझ के नानी के चले जाना। मैं गुजर रहा था तो बस मैं जा रहा हूँ ना, नहीं अब तू इफ्तारी करके जा तो बैठ जाना। और ऐसे ही मैं अपनी खाला के घर करता था, छोटा था, मतलब छोटा था क्या, कॉलेज में आने के बाद भी, कि यार घर में नहीं पता है कुछ नहीं पका हुआ, तो ऐਵੇਂ ही खाला के चले जाना। तो पूछना जाके वो शाहिद भाई कहाँ है, उन्होंने कहा बेटा वो तो अभी तक आया नहीं, तू अब कहाँ जाएगा, घर इफ्तारी करके जा। मतलब ये चोरी की इफ्तारियाँ जो होती है ये भी मैंने की। मैंने इसीलिए आपको कहा कि नाना करते करते कोई ना। और देखें, ये नहीं होता कि आपके घर में खाना ना हो तो इस वजह से आप आ रहे हैं। बड़ी दफ़ा ये भी होता है आपकी पसंद की इफ्तारी नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है कि पसंद की इफ्तारी नहीं है या वही चीज़ें खाने का नहीं दिल चाह रहा। देखें, आप वही पकौड़े और चाट साथ वालों के घर में बने होंगे, लेकिन उनका जायका बहुत मजे का आ रहा होगा। नहीं, वो चाट कहाँ से बनाए, चाट के पैसे ही नहीं होते थे। वो भी बात है। मसला तो ये है, मसला तो आपका ये था कि वो अम्मी कोशिश करती थी कि इनको खाना खिला दो। मैं कहता था नहीं यार, मेरा ज़हन में ये था कि पहले खजूरें, चाट, भल्ले, समोसे, फिर हम नमाज पढ़ के जब आएंगे मस्जिद तो फिर उसके बाद खाना। मुंडे थे एने नखरे ने ऐसी की करें नहीं, वो देखते सा ना हाल दे विच। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा ये महरूमियाँ हमने खुद क्रिएट की हैं अपने सोशल मीडियाज। और देखें, उस वक्त जो ड्रामे होते थे, जो प्रोजेक्ट्स होते थे ऑन एयर, उनमें भी यही दिखाया जाता था ना कि ग्रैंड इफ्तारियाँ लगी हुई हैं, ये हो रहा है। तो बच्चे और यंग लोग, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मॉर्निंग शो पे जब मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा फैंसी कपड़े क्यों नहीं पहनती, भाई आप मॉर्निंग एट होम कर रहे हैं तो आप फिर जिस तरह घर में होते हैं या थोड़ा सा उससे ज़्यादा तैयार हो जाएं। वलीमे का जोड़ा पहन के अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मेरी जो बच्चियाँ मुझे देख रही होंगी वो कहेंगी यार ये ऐसे तैयार होती हैं हर रोज़। ओ भाई, हम लोग नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिस तरह आप पहनते हैं, और हम अपनी सादगी में ही खुश हैं। वो तो टीवी के लिए थोड़ा करना पड़ता है। और मैं बार बार कहती हूँ, कौन बंदा मुंह घर पे मुंह मेकअप लगा के बैठा होता है। भाई आप तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, आप वाहिद आर्टिस्ट हैं, उनको एलर्जी वक्त में सांस रुक जाएगा। प्लीज डोंट मेकअप मी। मुझे जुगन याद आ गया जब पहला रोजा, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है वो पहला रोजा। नहीं, पहले रोजे की बात मैंने अच्छा बाद में करनी है, पहले रोजे की बात करनी है। भाई अगर आप इफ्तिखार रफ़ी साहब के पहले रोजे के बारे में जानना चाहते हैं
तो हमारा शो देखते रहें। आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम और अपने ही घर आ गए हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब, जिनका असल नाम है इफ्तिखार अहमद उस्मानी। क्या बात है, पता नहीं है वैसे इफ्तिखार इफ़ी कैसे हुआ, इस पर भी मैंने बात करनी है। लेकिन ब्रेक से पहले हमने व्यूअर्स को कहा था आप हमारे साथ रहिएगा। आपने अपने पहले रोज़े की कहानी सुनानी है जो आपने लिखा, जिसके बारे में आपने लिखा भी हुआ है। जी जुगन, मेरे बड़े भाई, मुझे उम्रें तो नहीं याद, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ही छोटा था, कुछ 6 साल का होऊंगा शायद, या 5 साल का। बड़े भाई मुझसे तकरीबन 1.5 साल बड़े हैं। तो अम्मा ने, ये मुझे याद है कि कमेटी डाली थी, और वो कमेटी थी शायद 150 रुपए की या 125 रुपए की। तो उन्होंने मेरे भाई की ना रोज़ा कुशाई। अब हमें रोज़ा रखवा दिया। अब हम सुबह को जो रूटीन हमारी बचपन से बनी हुई थी ना, वो ये थी कि सुबह उठना, हमारे मोहल्ले में नई नई मस्जिद बनी थी तो हमने उसकी तामीर में भी हिस्सा लिया था माशाल्लाह। हाँ, तो वो हम सुबह को हम उठे, सहरी की, सहरी में अम्मी ने फेनियाँ खिलाई, वो कजल, हाँ फेनियाँ, वो जो दूध, अभी हाँ। मैं कहती थी नूडल्स, सवैयाँ। हाँ, सवैयाँ। अच्छा, उसके बाद हम चले गए नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद हम जब निकले तो बजाय घर आने के हम चले गए नेहरू पार्क ग्राउंड में, हमारे मोहल्ले में थी संत नगर में। अब वहाँ से खेल खुला के जब हम पहुँचे हैं घर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी हवेली के साथ वाली जो हवेली थी चचा मियाँ की, वो उनके घर में कबूतर थे, तो वहाँ लगे हुए थे अमरूदों पे बाहर देखी हमने। अब जेन में नहीं है कि रोज़ा है, जस्त लगाई, चढ़ गए, चढ़ के 2-3 अमरूद खाए। चौथे या तीसरे अमरूद पे याद आया कि वो भाई ये मेरे तो रोज़ा है। मतलब चौथे या तीसरे हाँ, अमरूद पे? हाँ। अच्छा चले, वेरी नाइस। बच्चा है ना, माफ़ कर दियो। अच्छा, वो बेका थू किया, अब क्या करें, अल्लाह में से माफ़ी मांगी। घर आए तो अम्मी तो डेवड़ी में खड़ी हुई थी। फिर कहाँ गया था? नमाज़ पढ़ के। मैं कहा जी मैं ग्राउंड में खेलने चला गया था। कहा था ना कि सीधे घर आओ। एक लगाई उन्होंने कमर पे टिका के, हम जाके सो गए। अब हम जब सो गए तो अगस्त था शायद, तो गर्मी, फिर भी गर्मी। अब हमारी जो हवेली थी उसकी जो छतें थी वो बलियों वाली थी, बलियाँ थी और उसके ऊपर ईंट टाइलें, तो वो कुछ चलता था धप-धप की आवाज़ आया करती थी। अब वो जब दोपहर हुई और आँख खुली है हमारी, अम्मी ने कहा उठो ज़ोर की नमाज़ पढ़ के। हम ज़ोर की नमाज़ पढ़ के वापस आए तो ढाल होके गिर गए। अब क्या करें यार, अभी अमरूद खा लिए हुए हैं। हाँ, अमरूद खाए हुए हैं, अमरूद खाए हुए हैं 7-1 बजे। लेकिन कमजोरी बहुत हो रही है। हाँ, बच्चा है ना। ठीक। अच्छा, अब क्या किया, मैं नमाज़ पढ़ के जब वापस आया तो अम्मी ने क्या किया, मलमल के कपड़े, दुपट्टे बड़े गीले करके और वो हमें उड़ा दिए, चारपाई को गीला कर दिया, बान को, और फर्श भी गीला कर दिया कमरे का, और खिड़कियाँ खुली हुई हैं और वो पंखा चला, गड़ 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 कर रहा है, वो छत सारी हिल रही है। उससे कुछ सुकून मिला। घंटा 1.5 घंटा शायद सोया, जोर की असर की अजान हो गई। अम्मी ने उठाया, कहती चलो नमाज़ पढ़ के आओ। मैं कहा मेरे से नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही। कहती नहीं, नमाज़ पढ़ के आओ, फिर मैं तुम्हें नानी में क्या भेज दूँगी, उनका कूलर लगा हुआ है, एयर कूलर, तो फिर वो तो बड़ा अच्छा रहेगा, तुम उसके आगे बैठ जाना। तो मैंने कहा अम्मी वो जो साथ वाले कमरे में उनके AC है वहाँ। कहती नहीं, वहाँ नाने अब्बा होते हैं, वो मैंने बात कर ली है, तो वो तुम्हारी खाला तुम्हें वहाँ बिठा देंगी, अभी जहाँ मेरा बच्चा जाके ना नमाज़ पढ़ा। अब जुल्फी साहब तो सीधे साधे थे, हमारे बड़े भाई भी नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ पढ़ के वापस आया तो मुझसे तो रहा ही ना जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मुझे कहती कि नानी अम्मा के चले। मैं कहा नानी में के जाने का मेरी हिम्मत नहीं है, 2 फरलांग था। मैं कहा अम्मी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं रोज़ा तोड़ने लगूँ। कहते नहीं, मेरा बच्चा तू नहा ले। और अम्मी ने अब कमेटी डाली है अपने बच्चे, हाँ जी, बच्चों रोज़ा की कुशाई की। उसको रोज़ा कुशाई। हमने क्या किया, हम नहाने के लिए गए। जब नहाने के लिए गए, ठंडा पानी डाला है तो ऐसे टूटी को हाथ लगाया तो आइडिया आया हमने पानी पी लिया पेट भर के। एक दफा तो रोजा टूटने का सुना है, बार बार रोजा तोड़ना नहीं, वो तो था नादानिस्ता। ये है कि तोड़ लिया, पी लिया पानी, अब पता है। अब पता है। अब मैं जब बाहर निकला, मेरी अम्मी कह रही देखा कितना चहक रहा है, ठीक हो गया। अरे क्या कहते हैं, जुल्फी तू भी नहा ले। कह रहा नहीं मैं नानी में। हम नानी में के चले गए, उन्होंने मैं कूलर के आगे बिठा दिया। अच्छा, अब वो उस बेचारे का अभी रोजा
हाँ, उसका चल तो रहा है। बड़े क्योंकि भाई आप बड़े 1.5 साल कैसे बड़ा है, लेकिन उस थोड़े उसका रोजा चल रहा है। मतलब जो गलती हो गई लेकिन उसके बाद नहीं की। नहीं, उसने तो नहीं तोड़ा, अच्छा, आपने ही अमरूद खाए हमने थे? खाए हैं। अच्छा, मैं सदके जाऊँ। हाँ, ठीक वो है। नहीं गया था मेरे साथ, वो शरीफ आदमी है, वो जाके सो गया था। अब आप खुद कह रहे हैं आप शरीफ नहीं हो, तो मैं इस पे क्या कह सकती हूँ? आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं मान लेती हूँ। अच्छा जी, फिर अच्छा, अब नानी माँ के चले गए, कूलर जी आगे बैठे तो बड़ी ठंडक महसूस हुई और बड़ा अच्छा फील हुआ। अब वहाँ उन्हीं के घर में अरेंजमेंट था सारा। लेकिन दिल में ये भी ख्याल आ रहा है कि साथ वाले कमरे में अलबत्ता एसी लगा है ऐसे जिसमें हाँ, नाने बाग वो नहीं, वो नाना है बैठे, वो नहीं जाने देंगे। दरअसल ये मेरी अम्मी की चची थी, नानी नहीं, सगी अच्छा नहीं थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो वो एक फ़र्क तो होता है। अब वो थोड़ा सा कि दरवाज़ा जब खुले वहाँ से ठंडक भी आए, वो वक्त गुजरता रहा। वो असर से मगरिब का वक्त नहीं गुजर रहा। अब रोज़ा है तो इतनी देर में मेहमान आने शुरू हो गए। अब हमें उस दौर के अंदर हमें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए दिया जा रहा है बच्चे की हौसला अफजाई के लिए, जिसको कहते हैं। तो हमने वो पैसे रखने शुरू कर दिए। जुल्फी साहब ने सारे अम्मी को दे दिए। जब इफ्तारी हुई, हमने रोज़ा खोला। अच्छा, जुल्फी साहब ने दी थी लेकिन आपने नहीं दिए? हाँ, नहीं, मैंने दे दिए, लेकिन अम्मी ने जब गिनती की तो जब पता होता ना कि उसने इतने दिए, फलाने ने दिए, तो 10 रुपए कम थे। अम्मी ने फिर मेरा कान पकड़ा इफ्तारी के बाद, कहती 10 रुपए का है। मैं कहा मुझे नहीं पता, इतने ही थे, इतने तो मैंने दे दिए। मेरी अम्मा अभी तक 10 रुपए तलाश कर रही है। खुद ही रखे थे ना? रखे थे ना? हाँ, मैंने अब तो मान जाओ। मैंने चोरी किए थे। चोरी किए थे, बकायदा चोरी किए थे। तो हमने रोजा 2 दफा तोड़ा, एक दफा मासूम, नादान हिस्सा, एक नादान दफा हमने फुल कॉन्शियसनेस में तोड़ा, साथ में हमने अपनी रोजा कुशाई पे चोरी भी की। हाँ। क्या बात है साहब आपकी, मैं क्या आला। ये नहीं करना व्यूअर्स, ये नहीं करना। अगर बच्चे देख रहे हैं तो ये नहीं करना। नहीं तो ये बच्चा, मैं कितना होऊंगा, मेरे ख्याल 5 साल का, 6 साल हाँ, का लेकिन होगा। हमने फ्यूचर बच्चों को ये मशवरे नहीं देने ना। नहीं नहीं, वो मेरे बेटे ने, जब मूसा ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा ना, अली ईसा ने तो रख लिए थे 7-7 साल के, तो मूसा बड़ा निढाल हो गया। तो मैंने उसको कहा, 6 साल का था, मैं कहा मूसा ये किताब में मैंने लिख भी दिया बेटा, मैंने पानी पी लिया था। अरे बाबा जी नहीं, मैं नहीं करूँगा। उसने नहीं तोड़ा। तो ये उस बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, जो एक मोहल्ले में रहता है। मतलब हमारी गलियाँ जो थीं वो मिट्टी की थीं, हम खुत्ती बना के ना एड़ी से वो बैंटे खेला करते, पिल गोली खेलते थे। तो ये उस दौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब के रमज़ान, ये तो एक महरूमी या वटेवर जो भी चीज़ें थी, अच्छे वक्त थे लेकिन मुश्किल वक्त थे। अब के रमज़ान में और पिछले रमज़ान में क्या फ़र्क है? अच्छा, जोकर इसमें अच्छी बात ये थी कि इफ्तिखार इफ़ी उस वक्त भी जीता था। उस वक्त पतंगबाजी हुआ करती थी, मैं किया करता था, रोज़े की हालत में भी किया करता था, और बल्कि ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता था पतंगबाजी करते हुए। और फुटबॉल खेलते थे, पिलगोली खेलते थे, सेब, वो एक्सप्रेस और पत्नी बांदर किला, क्या क्या हमारी गेमें होती थी जो लाहौर शहर में हम खेलते थे। खुश वो भी रहता था, खुश ये भी रहता है। आज फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो 2 डिशें मिस होती थी ना मेरी, 3 मेरे दस्तरखान से, वो कभी मेरे कमाने के बाद मिस नहीं हुई। पकौड़े? पकौड़े नहीं, नहीं। चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ले, हाँ वो चना चाट चना चाट और पकौड़े, पकौड़े। ये कभी मिस नहीं होने दिए मैंने। मैं पाकिस्तान में अगर नहीं होना, इत्तेफाक है अगर, तो मैं बेगम से कहता हूँ यार पका के बांट देना, लेकिन बनाना ज़रूर। अब यही है ना कि जो बचपन से चीज़ें आप देखते आते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, हसरत भी तो होती है ना, हौसले नहीं सी मिलते ना। तो शायद कोई और ही अगर खा ले तो खुशी मिल जाए इंसान। नहीं नहीं, उस वक्त नहीं मिले तो अब खाऊंगा मैं। मेरी बेगम मुझे आज उसने कहा जी मैंने बड़े अच्छे ना वो चावल फला बनाए। मैं कहूँ मैं खा लांगा, पहले तू चाट बना ले मेरे हाथ। चाट बना ली तो पकौड़े बना लिए, आगे बाकी सारी गला ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार इफ़ी कैसे बने? आपका इतना खूबसूरत नाम है, इफ्तिखार अहमद उस्मान। मुझे अम्मी इफ़ी कहती हैं और अब्बा जी मुझे अप्पो कहते हैं। तो जब मैंने स्ट्रीट थिएटर शुरू किया तो रिहर्सल के लिए कोई जगह नहीं होती थी, तो मेरे घर की छत पे करते थे हवेली की। तो वहाँ जब छोटे भाई आके चाय लेकर आते थे, पानी लेकर आते, तो कहते इफ़ी भाई चाय। तो शोबिज़ के वो बच्चे फिर आगे शोबिज़ में आ गए ना, थिएटर के, मैं नाम नहीं लूँगा, अब आर्टिस्ट हैं वो बड़े अच्छे। तो वहाँ से उनको फिर मेरा नाम इफ़ी पता लग गया, तो इसलिए वो शोबिज़ तक आ गया चल के। ओके, अच्छा, अब मैंने जानना है ये व्लॉगिंग का क्या मामला है? मैंने ये बात सुनी है, बल्कि आपसे वेरीफाई भी करना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ सुनी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, कि 5 साल से तो आपने कोई ख़ास काम
मतलब आपने थोड़ा अपने आप को दूर ही रखा। फिर 1 साल से तो आपने बिल्कुल क्विट कर दिया शोबिज की दुनिया और आपका टोटल फोकस है ट्रैवल व्लॉगिंग पे। तो घर के सिलसिले कैसे चलते हैं भाई? यूट्यूब देती है पैसे। समझाएं मुझे, ये मामला शुरू कैसे हुआ? 5 साल वो पीरियड जो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा और फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया। नागन लिखा था 17-18 मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है। तो मैं बुनियादी तौर पे राइटर हूँ क्योंकि मेरा घर चलता है लिखने से। तो मैंने एक्टर को बहुत पहले पीछे करके और लिखना शुरू कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि लिखने से बड़ा फ़ायदा हुआ, खुशहाल भी हो गया, बाइज्जत भी हो गया, नाम भी ज़्यादा हो गया। तो नागन के बाद काम नहीं मिला। अब जितनी जमा पहुंची थी खर्च होनी शुरू हो गई। अभी 3 साल गुजरे थे कि 2 साल के मुझे 3 साल गुजर चुके थे तो मुझे ऑफर ये परीजात की, मैंने परीजात किया, वो हिट हो गया। तो और ज़्यादा पजीराई तो हो गई लेकिन काम फिर भी नहीं मिला, ना एक्टिंग का मिला ना लिखने का मिला। तो जब 5 साल गुजर गए तो मैंने सोचा कि यार अब इतना तो ठीक नहीं होना चाहिए बंदे को। फिर मैंने भी ऐलान कर दिया कि यार मैंने अब ड्रामा लिखना और एक्टिंग करनी छोड़ दी है। तो जब ये ऐलान किया तो उसी साल मैंने एक वीडियो डाला यूट्यूब के ऊपर, परीजात का मैंने इंटरव्यू किया था एक, वो मिलियंस में चला गया। मेरे पास 80,000 फॉलोअर्स आ गए और 1 महीने के बाद वो मुझे मेल आ गई कि भाई आप मोनेटाइज करवाएं। मैंने मोनेटाइज करवाई, उन्होंने मुझे डॉलर्स भेज दिए। मैं कहा चंगा काम है यार, जब सब कुछ बिक गया, प्लाट बेच दिए, खाने के लिए बैंक में पैसे नहीं थे तो यूट्यूब ने मुझे सहारा दे दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं ये ठीक है, इसका चेक भी लेट नहीं होता, ये वक्त पे पैसे देते हैं, उधार भी नहीं करते, पैसे भी नहीं काटते। तो अब मैं फिर व्लॉगिंग करने के लिए लग गया। अब कितने फॉलोअर्स हैं हमारे? मेरे तकरीबन 5.5 लाख है उस पे यूट्यूब पे, और फेसबुक पे है 13 लाख। अमेजिंग, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं फिर इस पे बात करते हैं। नहीं, फिर मैंने अब ये जानना है कि ये किस तरह फिर ये व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, देखिए इंटरव्यू करके ये इंटरव्यू है आपने ऑनर कर दिया। ट्रैवल व्लॉगिंग बड़ा औखा काम है। इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक। तो आई वांट टू डिस्कस दैट एंड ऑफ कोर्स कैसे हो सकता है कि इफ्तिखार रफ़ी आए और हम अशफाक साहब की आपसे बात ना करें, जो आपकी उनके साथ एक हर लेवल का ताल्लुक है, रूहानी भी, एक 1-on-1 ताल्लुक भी है। बानो साहिबा के साथ भी आपका बड़ा खूबसूरत ताल्लुक था, बानो कुद्सिया साहिबा, अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाया। आमीन। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, इफ्तिखार रफ़ी साहब हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि ड्रामे लिखने पूरी तरह छोड़ दिए हैं, लेकिन कभी बहन कुछ प्रोड्यूस करेगी या बनाएगी, बहन के लिए तो लिखेंगे ना? हाँ, माजरत कर लूँगा। नहीं लिखेंगे? नहीं, मेरे लिए भी नहीं लिखेंगे? अब किसी के लिए नहीं लिखूँगा। डन, चैप्टर इज क्लोज्ड। फिर ट्रैवल व्लॉगिंग का ही बता दें कि अब जिस चीज़ को आपने अपनी मेन रोजी रोटी बनाया, आपने उसको गुड बाय कह दिया और अब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यंग लोग सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो मोल्ड भी ब्रेक किया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि हमेशा जो है व्लॉगिंग, सोशल मीडिया, यंग लोग, टीनेजर से लेके 25-30 साल की उम्र तक, बट आपने वो वाला मोल्ड भी ब्रेक किया। खैर, आप हमेशा से ही डिफरेंट और यूनिक चीज़ों में यकीन रखते हैं। ये ट्रैवल व्लॉगिंग कैसे शुरू हुई? देखिए जुगन, पहली बात तो ये है कि व्लॉगिंग मैंने इसलिए की थी कि मुझे काम नहीं मिल रहा था और वहाँ से मुझे पैसे आने शुरू हो गए थे। और इनिशियल तो आया ही रिस्पांस जब आपने एक रैंडम चीज़ लगाई। हाँ, नहीं वो फरीजात का इंटरव्यू लगाया ना? वो तो बहुत बाद में लगाया। मैं दरअसल 2020 से व्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। वो हुआ ये था जब पेंडेमिक आया ना, तो मैंने सोचा कि यार लोगों को ना कुछ ऐसा कंटेंट दिखाऊं जिसमें पेंडेमिक का जिक्र ना हो, कोरोना का जिक्र ना हो, मौत का जिक्र ना हो, खौफ ना हो। तो वो पार्क के अंदर में चला जाता था, विदाउट मास्क वीडियो बनाता था और वो मैं डाल दिया करता था। उसमें तो कई लोगों ने यहाँ तक लिखा कि इसकी रिपोर्ट करो, इसको अंदर करवाओ, देखो ये पेंडेमिक तोड़ रहा है और इस तरह का लॉकडाउन।
वो मैं डालता रहा। मुझे जब मैंने तय किया ना कि आज के बाद मैं ड्रामा नहीं लिखूंगा और एक्टिंग नहीं करूंगा, फिल्म और कमर्शियल की बात नहीं कर रहा मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं देखिए, इतना तो इख्तियार है, 30 साल मैंने लगाए हैं, तो मुझे कुछ तो, हालांकि मिला वो भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो ताल्लुक रहने दें। भाई फिल्म लिखेंगे ना? हाँ फिल्म लिखूंगा, बट ठीक है, फिल्म लिखूंगा, नहीं, फिल्म में ठीक है। काम करूंगा। तो जब ये मुझे यहाँ से पैसे आए तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने वीलॉगिंग शुरू कर दी। मैं गाड़ी निकालता था, पंजाब में घूमता था, सिंध चला गया, पेशावर चला गया, 1 दिन में 2 दिन में 3-3 4-4 6-6 वीलॉग्स बना के ले आने। अब इंटरनेशनल वीलॉगिंग कैसे शुरू हुई मैं वो बताने लगा हूँ। अच्छा नहीं, पहले लोकल की बात करना चाहूंगी क्योंकि आपसे लोग गाइडेंस लेंगे अभी। लोकल में आपने लोकल जब किया, लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन अब अगर किसी जगह निकल पड़े हैं और 3 बनाने हैं, अब कपड़े भी चेंज करो। आपका सिलसिला क्या है? उन्हीं कपड़ों में 3 मैं उन्हीं कपड़ों में करता हूँ, यानी कि कोई खप नहीं है, कोई मेकअप, कोई ये वाली नॉनसेंस नहीं। लेडीज भी बाय द वे कोई इशू तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि आप पूरे मुंह पे। मैंने आज तक कॉर्डलेस मोबाइल इसलिए नहीं लिया कि मैं मोबाइल पे बनाता हूँ। कॉर्डलेस माइक, सॉरी, जब माइक लगाऊंगा ना तो वो बैटरी उड़ा देगा। अच्छा। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 400 किलोमीटर अंदर पंजाब में, मैंने आज सन जो लाइट है ये यूज़ करनी है, कम से कम 4 वीलॉग बनाने हैं। अगर मैं कॉर्डलेस यूज़ करूँगा तो वो मेरा पहले वीलॉग पे उड़ा देगा बैटरी। अब मैं चार्ज करने बैठूंगा तो आप तो सिंपल मैं वायर माइक अच्छा वो इस्तेमाल करता हूँ, वो आपकी बैटरी नहीं उड़ाता, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि सुबह निकलते हुए बेगम कढ़ाई गोश्त बना के दे देती हैं, वो हम दोपहर में कहीं खा लेते हैं 10 मिनट आधा घंटा निकाल के, क्योंकि रुकना नहीं है, लाइट सनलाइट कंज्यूम करनी है। तो शाम तक कहीं भी पंजाब में मैं ट्रैवल कर लूँ या सिंध की तरफ कर लूँ तो 4 से 5 वीलॉग्स निकल आते हैं। डन हो गया। अब मुझे बताएं कि बाहर का किस तरह आपने डिसीजन लिया? देखें, अपने ही मुल्क में घूमना, दोस्त यार ये वो करके मैनेज हो जाता है। देखिए जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे इंस्पायर होके, बाहर जाना तो फिर इतना महंगा नुस्खा, करोड़ों नहीं तो कम से कम 4-5 मिलियन तो आपको चाहिए होंगे। अब हुआ ये, बाहर में क्यों शुरू हुआ, मैं मिसाल देता हूँ। गुजरात में एक 225 फुट लंबी कब्र है और वो कहा जाता है कि वो एक नबी की कब्र है। मैंने वहाँ वीडियो बनाया। अच्छा, इसके अलावा अगली बात करें हम, तो मैं अगर एक जगह पे गया हूँ, एक मज़ार है, उस मज़ार के बारे में कुछ करामात बयान की जाती हैं, तो वहाँ के लोग अगर बयान कर रहे हैं तो वो मैंने लगा दिया है। या मैंने किसी बादशाह की हिस्ट्री बयान की जो किताबों में लिखी हुई है, वहाँ से एतराज़ आने शुरू हो गए, ये क्या प्रमोट कर रहा है, यहाँ तो इस खत्ते पे तो किसी नबी की कब्र है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं तो कब्र दिखा रहा हूँ, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग ये कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। या ये जो मज़ार है इसकी ये हिस्ट्री है, या ये जो बादशाह है इसकी ये हिस्ट्री है। तो बाकायदा मुझ पर इतना प्रेशर आया कि लोगों ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट किए, ठीक है, और मैं चला गया मक्का मदीना में कि यार हम मेरे पे चलते हैं, बेगम को और अली को लेके, मैं बेटे को। तो हम वहाँ व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। मैंने उम्रा किया, मैं घूमता फिरता रहा। 2022 की 31 दिसंबर की रात है और मैं, मेरी बीवी और अली मेरा बड़ा बेटा, हम गुंबद खिजरा को देख रहे हैं, मस्जिद नबी के सहने बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है। और मैंने बेगम से कहा, मैंने कहा यार मैंने अल्लाह से एक दुआ की है। कहती क्या? मैंने कहा बेगम पाकिस्तान में तो महाल हो गई है, कोई भी बनाओ वो कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है, वो कहते हैं ये तो हिस्ट्री ऐसे नहीं है, तो कब्रिस्तान ऐसे नहीं है, क्या करूं? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है भैया। मैं भी ये बड़ा नोट कर रही हूँ, पिछले कुछ महीनों में मुझे भी बेतुका ट्रोल किया, बेतुकी चीज़ों पे ट्रोलिंग, किस पे वो छोड़ दें। आपको पता है आपकी और मेरी आदत नहीं है सिचुएशंस और इंसिडेंट्स की बात करें। इतनी ट्रोलिंग शुरू हो गई है कि बंदे का दिल चाहता है सारा अपना सोशल मीडिया सब कुछ बंद करो, सिर्फ अपना टेलीविजन और ये वाले काम करो, एक्स्ट्रा कोई चीज़ करो ही ना। खुद ही कहते हैं अपनी ज़िंदगियों के बारे में बताओ, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। हम तो कभी भी नहीं कहते कि ये 100% ही है, अगला अपनी एक बात बता रहा है, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो ना सुनो। अच्छा, मैं देखना भी और तनकीद भी करनी है। हाँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा बेगम मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर मैंने कहा आज मैंने एक दुआ की है। कहती क्या? मैंने कहा आपने आमीन कहना है
कहती क्या? मैंने कहा मैंने दुआ की है कि या अल्लाह मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तानी झंडे को लेके जाऊंगा और पाकिस्तानियों का मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया में ट्रैवल करके अगले 2, 3, 4 साल के अंदर वो पाकिस्तानी होऊंगा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। उसने कहा आमीन, अली ने कहा आमीन। माशाल्लाह। उस आमीन के बाद आज मतलब 1 साल 1 महीना 11 दिन में मैंने 19 ममालिक किए हैं। वाओ। अकेले या अली साथ अकेले। या अली गया 4 मुल्कों में, अली गया मेरे साथ, बाकी मैं गया हूँ यूरोप में, क्योंकि उसके बाद यूरोप का यूके का वीज़ा नहीं है। वाओ। और ये आपने टिकट लिया? मैंने टिकट लिया और एक स्टेटस लगाया कि मैं यूरोप आ रहा हूँ या फ्रांस आ रहा हूँ या जहाँ भी आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मेरे मेज़बान होते हैं वो लोग जो मेरे फैंस हैं। वो ना मुझे होटल करने देते हैं, ना मुझे वो गाड़ी हायर करने देते हैं, वो सब कुछ खुद करते हैं। तो बार बार जो लोग पूछते हैं ना कि यार ये इतना फ्रीक्वेंटली कैसे घूम रहा है, ये इतने मुल्कों में कैसे जा रहा है, मैं सिर्फ एक टिकट लेता हूँ। ये जो आपने इतने साल का एफर्ट किया है, यही तो आपकी कमाई है। जी बिल्कुल। हमारे कोई मेरी शायरी ताल्लुकात को और जो हमें मोहब्बतें मिलती हैं वही तो एक्चुअली हमारा असासा है। 30 साल में कई लोग मुझे एक्टर जानते थे, कईयों को मेरी शायरी पसंद है, कईयों को मेरे वीलॉग्स पसंद है, कई और ज़्यादातर को कमाली पसंद आ गया। वो कमबख्त इतना हिट हुआ है कमाली के, वो जान ही नहीं छोड़ता। एक चीज़ जो हम हमेशा टच अपॉन करते हैं, आप बैठे और अशफाक साहब की बात ना हो, इम्पॉसिबल है। तो अशफाक साहब और बानो आपा के साथ जो आपका ताल्लुक था, नहीं कहूँगी है, ऐसे लोग रहते हैं हमारे सोल के अंदर, हमारे साथ, हमारे अफकार में। बिल्कुल। इस ताल्लुक के बारे में मुझे ये बड़ा कमाल ताल्लुक है। वो ही मैं आपको बताता हूँ कि एक तरह से आपके रूहानी पेरेंट्स भी हैं। जी जी बिल्कुल। मैंने ड्रामा लिखना, उन्होंने कहा था कलम पकड़ाई के बेटा लिख, और डॉक्टर नसजाद साहब, आज़म खुर्शीद साहब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, यावर साहब ने। लेकिन अशफाक साहब और बानो कुस्सी आपा की मेहरबानी ये है कि उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी बुनियादी चीज़ें सिखाई। मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे बताया कि माफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल तारीफ़ करनी बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल, मुस्कुरा के गुफ्तगू करनी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी है। आसूदगी बड़ी ज़रूरी है। सही। और फिर एक बात जो मुझे समझ आई अपने वालिदैन से, बाबा जी इशफाक साहब और बानो आपा से, और जब मैंने उसवाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े आका के, तो मुझे ये पता चला कि मेरी ज़िंदगी इतनी बड़ी है इन चीज़ों से कि उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने मुझे खाना नहीं खिलाया, और वेखो व्हाट्सएप से मेरी बुराई करती। मैं इन चीज़ों से निकल गया। अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मुझे अब्यूज़ करे, अच्छा समझे, बुरा समझे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुश रहना है, और ये शुक्र करके खुश रहना है कि या अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी दी, या अल्लाह तूने मुझे इंसान पैदा किया, या अल्लाह तूने मुझे अपने नबी का उम्मती पैदा किया। मैं चल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। क्या बात है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब उसने पूछा शुगर, मैं कहा नहीं मैंने नहीं की, चीनी पा के लाया चाच। तो कितना अल्लाह का करम है। फाइनली अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएंगे? जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगा जी। कि नहीं तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट मैंने बहुत सी करनी थी, लेकिन बातें कुछ ऐसी आज डिफरेंट सी हुई, अच्छा लगा। क्योंकि इफ़ी भाई देखिए, कोई भी इंसान, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, लोग कहते हैं ना वो आपने फलां को फिर बुला लिया, आपने तो उनके बड़े इंटरव्यू किए हैं। कैसे पॉसिबल है कि किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी को आप 1 घंटे के इंटरव्यू में मुकम्मल कर लें? मैं आपका 100 दफ़ा भी इंटरव्यू करूँगी तो आपके पास बातें नहीं ख़त्म हो। और मैं आपको एक रिकॉर्ड बात बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू आपने किया। बिल्कुल, बिकॉज मैं आपकी, आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस। मैं बट मैं आपके काम की इतनी फ़ैन नहीं हूँ जितनी मैं आपकी इंसानियत की फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत कम है इस इंडस्ट्री में इंसानियत, जेन्युइन इंसानियत, लोगों के लिए दर्द, लोगों के लिए प्यार। और आप जैसे लोगों को देख के मेरे जैसे क्लूलेस लोगों के अंदर ये डिज़ायर पैदा हुई कि मैंने भी बेहतर इंसान बनना है। देखें, कुछ चीज़ें हम बचपन में देखते हैं, लेकिन आगे जाके, जैसे आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखा, फिर कवि खान साहब और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आपको सपोर्ट किया और आप अपनी जर्नी पे शुरू हो गए। तो मेरे लिए आप वो हैं, मेरा एक भाई जो हर वक्त किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है।
और इनके तो जिस हाथ से दे रहे हो तो उसकी उंगलियों को भी नहीं पता चलता कि इन्होंने किसी के लिए कुछ किया, तो दूसरे हाथ की तो बहुत दूर की बात है। खैर, बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी इनकी बातें हैं। अपना लिखा हुआ कुछ प्लीज सुनाएं। जी, वो ऐसा है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। वाह। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह। अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, ऐबों को ढांपने वाला है। तो इफ्तिखार तुम्हें भी चाहिए कि लोगा ते ऐबा नू कजे। जैसे नानू हमेशा कहती थी, एक चुप 100 सुख। कभी कभी इट इज बेटर टू जस्ट बी क्वाइट। बड़ा ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ा कोई बंदा था, मरने लगा, बड़ा आलिम फाजिल आदमी था। तो एक उसका चेला आया और उसने कान में कहा कि सर बताएं आप क्या जानते हैं। उसने कहा मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। The greatest wisdom is in knowing that you know nothing at all. हाँ। और बात तो सच है। और जिस दिन आपने नोटिस किया वैसे इफ़ी भाई कि हम लोग जब यंगर होते थे हमें लगता था हमें सब पता है। इस स्टेज पे आके ना हम सारे कहते कख नहीं पता भाई, हम स्टूडेंट ऑफ लाइफ हैं। और आपने तो अपनी व्लॉगिंग और अपनी इन सारी एक्टिविटीज से एक्चुअली ये प्रूव किया है कि आप कंटिन्यूअसली एक स्टूडेंट ही हैं और आप सीख रहे हैं जिंदगी। जुगर मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब मुझे एडिटिंग नहीं आती थी ना, मैं वॉक करता था और वीडियो बनाता था पार्कों में। अब मैं लारा से पार्क में वीडियो बना के जब आता था ना, तो गाड़ी में बैठते थे मेरी बीवी और मैं, तो सुनते थे। मैं कहता था यार बेगम ये जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये लफ्ज़। अब मुझे एडिटिंग नहीं आती थी तो बीवी को गाड़ी में बिठाता था, फिर दोबारा जाके बनाता था, फिर वापस आता था तो कहती थी हाँ इसमें तो आपने फलां का जिक्र ही नहीं किया। फिर मतलब 7-7 बार बनाया करता था। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बता रहा हूँ कि कितनी जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूँ, सेंसर कितना है मेरे अंदर। आप मेरे यूरोप के वीडियोस देख लें, आपको कहीं नंग फड़ंग कुछ नज़र नहीं आता, मैं सारे एडिट कर देता हूँ। और जहाँ कोई ऐसी चीज़ आती है मैं कुछ जहाज़ का शॉट लगा देता हूँ उसमें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं ना मुनाफरत की बात करता हूँ, ना मैं लिसानियत की बात करता हूँ, ना मैं सियासत की बात करता हूँ, ना मैं करंट अफेयर पे बात करता हूँ। सिर्फ मेरा मतबा नज़र ये है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है ये मुझसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, और मैंने इसकी इज़्ज़त नफ्स को पालना है, बस ये मेरी जिम्मेदारी होती है। भाई इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम, हमेशा की तरह। आप सलामत रहें। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और गाइस इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इफ़ी भाई अभी तक, यू बेटर स्टार्ट फॉलोइंग हिम ऑन यूट्यूब, क्योंकि इवन अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग में दिखा तो आपको जगहें रहे हैं, लेकिन उसमें भी हर व्लॉग में कोई पते की बात ज़रूर है। अब उसको आपने खोजना है, उसके लिए फॉलो भी करना है और देखना भी है। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें, PTV सलामत रहे। आमीन आमीन। और छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हम डिस्कस करेंगे सीड्स, यानी कि तुख्मे बालंगा, तुख्मे दाऊदी, एंड ऑल्सो जो ये वेरियस सीड्स होते हैं इनका हमें क्या बेनिफिट होता है ये हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं द वेरी वेरी ब्रिलियंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, सारे ही खाने के एरियाज कवर करने वाली ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त रात को इतनी खिली खिली, खैर है? इफ्तारी अच्छी मिल गई ना आज। अच्छा, आज अच्छी मिल गई। भाग दौड़ वाले लोगों को कहाँ मिलती है कभी कभार ही मिलती है। तरसे ही रहते हैं। मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि हाय क्या खाया इफ्तारी में, मैं कहा भाई चलते फिरते ही खाया था, जो मिल गया मौका ही नहीं मिलता। वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं, देन व्हेन यू आर वर्किंग आल्सो, हमारा तो काम ही ऐसा है। बिल्कुल। लेकिन आज हमने बात करनी है सीड्स की।
सीड साइकिलिंग की भी आजकल बड़ी बात हो रही है, मैंने वो भी आपसे पूछना है कि क्या चीज़ होती है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होती है या बहुत उस पर रिसर्च होती है तो हमेशा हम उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो बताएं कि सीड्स हैं क्या और इनके फ़वाइद क्या हैं, फिर एक एक करके कवर करते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इधर उधर की बात करने का तुक नहीं है, क्योंकि जो महंगी है या इम्पोर्टेड हैं चीज़ें वो फिर अफोर्डेबल नहीं होती ना। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही कि जैसे आपने कहा कि भाग दौड़ वाला इंसान जो है वो खाने को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, यानी अपनी न्यूट्रिशन पूरी नहीं कर पाता। जो कमी रह जाती है आप समझें वो सीड्स जो हैं वो आपकी बॉडी की पूरी कर देते हैं, चाहे वो आपके बालों की हो, आपकी आइज़ की हो, आपकी स्किन की हो, आपकी बॉडी की हो, आपके हार्मोन्स की हो या आपके ऑर्गन्स की हो। हर चीज़ को जो है वो हम टोटली अपने सीड से कवर कर सकते हैं। उसके साथ जितनी भी बीमारियां हैं हम उनको भी सीड से कवर कर सकते हैं। बीमारियां यानी PCOS हम उससे क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हमारे जो है यूरिक एसिड, उसके अलावा डायबिटीज़ जिन लोगों को है, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं हम सिर्फ सीड्स यूज़ करने से दूर कर सकते हैं। भाई सीड्स कौन से हैं? सीड्स जिसको सीड्स हम आप कहती किसको हैं? क्योंकि हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बीज, सीड्स यानी कि बीज। आम जुबान में अगर मैं बताऊं तो 4 मग्ज़ जिसको हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ कहती हैं वो, जिसमें आ जाते हैं सनफ्लावर सीड्स, यानी आपके जो सनफ्लावर के वो आ रहे होते हैं वो चीज़ आ गई। उसके अलावा क्यूकम्बर सीड्स होते हैं, मेलन सीड्स होते हैं, सूरजमुखी बिल्कुल। हाँ। उसके अलावा मेलन सीड्स आ रहे होते हैं, क्यूकम्बर सीड्स आते हैं, उसके साथ साथ चिया सीड्स, बेसल सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और उसके साथ सेसमे सीड्स, बिल्कुल तिल को जिसको हम बोलते हैं। अब अगर सेसमे पे ही रुक जाऊं और इसका फ़ायदा एक बता दूं, क्योंकि वो मेरे माइंड में आ गया है एकदम से, तो फिर चलो शुरू सेसमी से करते हैं ना। देखिए तिल तो एक अफोर्डेबल चीज़ है, बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट सारी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी लोअर बैक में, पूरी कमर में तो है ही है, लेकिन लोअर बैक में बहुत सारी औरतें और मर्द ये कंप्लेन करते हैं कि रहता है, जोड़ों में तकलीफ रहती है, तो तिल आपके बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं। अब इस्तेमाल किस तरह से करना है? आप अगर, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी तिल गर्म होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मान लिया जाए कि गर्म भी है तो आप उसको कम यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। आप उसकी एक ड्रिंक बना लें, उसके अंदर आप डेली, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ रमज़ान में स्पेशली, 1 गिलास दूध ले लें, उसके अंदर सभी के सब नट्स जो हैं वो ऐड ऑन करें, उसके अंदर अपने सीड्स डालें और अगर आप उसमें ½ टीस्पून तिल डाल के ग्राइंड कर लें अच्छी तरह, तो आपकी ये बेहतरीन एक जो है ना वो प्रोटीन रिच स्मूदी रेडी है। और आप अगर इसको पीते हो, आपने अपनी समझे जो दर्द है, कितने के कमजोरी तिल है, बंदा खाए ना, देखो स्प्रिंकल हुए में वो किसी चीज़ पे तो खाए जाते हैं। 1/4 टीस्पून जो है ना, 1/4 बिल्कुल, ओके। वो एक दिन में आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको लगता है कि ओ जी भाई मुझे ये तो ड्रिंक में भी ले सकते हैं। आप देखिए तिलों को हल्का सा आप उस पर टोस्ट कर दें तवे के ऊपर, बिल्कुल, या फ्राई पैन के अंदर, मगर तेल नहीं डालना, हाँ। क्योंकि उसके अंदर अपना बहुत तेल होता है। बिल्कुल। हल्का सा आपने उसको टोस्ट कर लिया, टोस्ट के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने टोस्ट कर लिया तो आप अपने सलाद पे डाल सकते हैं, बिल्कुल चिकन पे डाल सकते हैं, चिकन- रोस्ट बना ले उस पे डाल लें। चिकन के ऊपर, और गार्निश के तौर पे हर चीज़ पे जो आप धनिया डाल देते हैं या पुदीना डाल देते वो हैं, डाल दें, तिल भी डाले जा सकते हैं। अपनी कलौंजी डालें, अपने तिल डालें, जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो डालें। कलौंजी भी सीड है। कलौंजी सीड नहीं है, लेकिन कलौंजी जो है हम उसको इस्तेमाल सीड की तरह ही करवाते हैं लोगों में। अब अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो वो भी डेली बेसिस पे अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए हेल्दी है। लेकिन तिल को जैसे हम कह रहे हैं कि ये खुद भी ऑयल है, लेकिन ऑयल फैटनिंग होने के बावजूद ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर देता है। और बाय द वे सेसमी ऑयल, तिलों का तेल जो है वो आई हर्ड के लगाने में भी अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट ऑयल है। और खाने में भी बहुत मज़े का है। यस, सो आप अपनी स्किन और अपने बालों पे भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग जब तेलों की कॉम्बिनेशन बनाते हैं बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर नरिशमेंट के लिए, तो वो तिलों का तेल भी डालते हैं। लेकिन तिल का तेल कभी भी अकेला नहीं लगाना नहीं, सर पे। मैंने कहा कॉम्बिनेशन combination। मिक्स करके। वही आपने इवन बड़ी स्किन अच्छी के उसको ऊपर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आपने बिल्कुल। कुछ कतरे तिलों के तेल डाले तो फिर उसके अंदर आपको किसी कैरियर ऑयल को ऐड Exactly, करना है, कोई कैरियर ऑयल ले लें, यानी कि जैतून का हो सकता है, Coconut हो कोपरे का हो सकता है, सकता है, सरसों का भी हो सकता है, लेकिन उसको मिक्स करके वो उसको प्योर फॉर्म में नहीं लगाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। एग्जैक्टली आपकी स्किन पे जो है पोरस होने के चांसेस होते हैं, एक्नी ब्रोक जो हो सकती है वो। अच्छा, इसके अलावा जो अगले सीड्स हैं जिसका
मुझे लगता है कि बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए बॉडी में रोज़मर्रा के तौर पे, वो फ्लेक्स सीड्स का होना चाहिए, जिसको हम बुलाते हैं अलसी। अलसी जो है उसको, अब ये सारी चीज़ें आपको पंसारी और परचून की दुकान से मिल जाती हैं। बिल्कुल। अब तो आप किसी भी जगह, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाएं कुछ शॉपिंग करने के लिए और आप कहें कि जी अलसी कहाँ पड़ी है, तो इतने इतने बड़े पैकेट आपको मिल जाते हैं बहुत सस्ते। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम सब ने बोटॉक्स का वर्ड सुना हुआ है, लेकिन हम लोग सारे, जाहिर है कोई करवाने से डरता है, कोई उसके एक्सपेंस से डरता है, कोई किस चीज़ से। तो अलसी से आप घर पे नेचुरल बोटॉक्स बना सकते हो। हैं? हाँ। कैसे? आप 2 चम्मच जो है अलसी ले लें और 2 ग्लास पानी ले लें, उसको बॉईल करें, जब उसकी जेल बन जाए उसको स्टेन कर लें और वो जो जेल है उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। आप 3 से 4 एप्लीकेशंस के अंदर देखेंगे कि आपके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हो रहे हैं, ड्राई तो नहीं करता ये? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्किन ये ड्राई कर रहा है तो आप उसमें 2 से 3 कतरे आलमंड ऑयल के डाल सकते हैं। हाँ, बादाम के तेल। बादाम का तेल आप उसमें डाल लें, उसमें विटामिन ई इनरिच हो जाएगा और आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा बूस्ट देता है। अच्छा, मैं अब आपको मज़े की बात बताऊं। व्यूअर्स, आपको पता है कि यही चीज़ जो आपने मुझे लास्ट ईयर बताई थी, ऑयल की, आपने मुझे नहीं बताया, मेरी वही ड्राइनेस का हो रहा था। तो अगर आपकी मेरी तरह एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप यही 2 कप पानी और कितना, 2 चम्मच, और 2 चम्मच आपने अलसी डाले, उसको बॉईल कर लिया। वो जब उसकी जेल फॉर्म आ गई तो आप उसको फेंट लें विद विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं मार्केट में। यस। आप वो कैप्सूल ले आएँ, कोई भी विटामिन ई के, उनको कहें कैप्सूल, उसको प्रिक करें और उसके अंदर से ऑयल निकाल लें, या प्योर विटामिन ई का ऑयल है तो वो डाल दें। ये कॉम्बिनेशन आपको वो बोटॉक्स वाला इफेक्ट भी देगी और आपकी स्किन को ग्लो भी देगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। बिल्कुल। Okay. एक फ्लेकी हो रही होती है वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन खाने में इसके क्या बेनिफिट्स? बालों के बताऊं पहले? अच्छा, बालों का। जिसके बालों की ग्रोथ नहीं होती और उसको लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो अगर अपने बालों पे, बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। 1 टेबलस्पून आप डालोगे और तकरीबन 1 ग्लास पानी अच्छी तरह बॉईल करेंगे, जेल बनाएंगे, स्टेन करेंगे, लेकिन उसके अंदर हनी और एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे बालों के लिए। बालों के लिए, और आप उसको अपनी जड़ों में लगाएंगे। नंबर 1 इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बाल नेचुरली ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अगर जड़ों से जो निकल रहे, मैं ये नहीं कह रही कि जो बाहर निकले हुए सफ़ेद बाल हैं वो काले होंगे, मैं ये कह रही हूँ जो जड़ से निकलेंगे वो काले निकलेंगे। आप उसका कलर जो है वो उसको थोड़ा बहुत, जाहिर है वाइट से टोटल ब्लैक तो नहीं होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके बाल जो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, ये उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। आजकल आपने देखा होगा कि रोज़मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा इन है कि जी बालों की ग्रोथ और वो सारा। मैंने वो खुद ट्राई किया है रोज़मेरी, और मैंने फ्लेक्स सीड्स को मिलाकर लगाया तो मुझे अपने बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए। 3 से 4 बार लगाया, उसके बाद बिज़ी हो गई, लगाया नहीं, लेकिन मैंने वो 3 से 4 बार में ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे थे। अब अलसी अगर खाने की बात कर रहे हैं और आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं तो आप उसको उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलसी, अक्सर लोग कहते हैं कि शायद गर्म है या हज़म नहीं होती, हालांकि अलसी को चीज़ों को हज़म कराने के लिए ही इस्तेमाल कराया जाता है। अलसी अगर आप उसके बीजों को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक तो आपका जो गट हेल्थ है उसको अच्छा कर देगा, दूसरा आपकी जो बाल मूवमेंट है उसको ये बहुत फास्ट कर देगा। यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो ये उससे भी आपको रिलीफ देगा। अगर आपको ये लगता है कि जी मेरे जो अलसी है वो शायद गर्म है, मुझे वो तंग कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं करती, लेकिन अगर लगता है कि करती है तो आप उसके 3 से 4 दाने बाकी सीड्स के साथ मिक्स करके यूज़ कर लीजिए। अलग से यूज़ ना करें, मिक्स करके यूज़ कर लें। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सीड है वो चिया सीड्स आपके बड़े ही फेवरेट हैं, मेरे अपने बड़े फेवरेट हैं, उसकी बात करते हैं। उसकी बात कर लेते हैं। एंड मैं तुख्मे बलंगा की ज़रूर बात करना चाहूँगी। बिल्कुल। अब दोनों में डिफरेंस जो बेसिक आता है वो सिर्फ उनकी हार्वेस्टिंग में आता है, बहुत माइनर से डिफरेंस है। आप समझे फ़ायदे तकरीबन सेम है। आप चिया सीड्स अगर एक्सपेंसियर साइड्स में थोड़े आप नहीं उसको कर सकते, हम तुख्मे दाऊदी कहते हैं। अगर आप उसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो नो प्रॉब्लम, आप जो है वो तुख्मे लंगा की तरफ आ जाइए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने दोनों को यूज़ कर रहे हो तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, आपके पूरे दिन का जितना फाइबर है ये आपको वो प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इसकी 2 चम्मच
पानी में सोख करके, दूध में सोख करके लेते हो तो इसमें ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है, जो कि आपके पूरे दिन की तकरीबन आधी जो इनटेक है उसको फुलफिल कर देता है। अगर आप यूज़ कर रहे हो इसको इन द फॉर्म ऑफ रोज़ों में यूज़ करना चाह रहे हो कि पूरा दिन प्यास ना लगे, आप थर्स्टी नहीं हो, तो आप इसको डिप करके रख दें और अपनी सहरी से पहले, सहरी करने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको पानी में ले सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए जिनको रोटी खाए बगैर लगता है कि शायद सहरी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी सहरी कंप्लीट हो जाती है, तो आप एक बड़ा बोल दही का लें, उसके अंदर अपने चिया सीड्स जो आपने डिप किए हुए थे वो डालें, अपने फ्रूट्स डालें, अपने सीड्स, नट्स, सारा बोल उसका प्रिपेयर करें और उसके साथ जो है आप अंडे को कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑमलेट, आप लेना चाहो, बॉइल्ड लेना चाहो, यूज़ कर सकते हैं। फाइनली सीड साइकिलिंग क्या है? सीड, इस पे बहुत बात हो रही है कि सीड साइकिलिंग करनी चाहिए, समझ ही नहीं आ रही मुझे। आई वुड लाइक टू ट्राई इट बट समझ नहीं आ रही। सीड साइकिलिंग इज़ अ प्रोसेस जिसको हम बॉडी में इंडल्ज कराते हैं एंटी एजिंग के लिए और पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए। आपके हार्मोन्स अगर मिसबैलेंस हो गए हैं, और बाय द वे अगर आपको मेनोपॉज भी है या आप मेनोपॉज के करीब जा रहे हैं, जो कि काफी उसके लिए पेनफुल भी है। ये सीड साइकिलिंग बड़ी अच्छी होती है। अगेन एनीथिंग हार्मोन रिलेटेड, सीड साइकिलिंग बड़ी अच्छी होती है। सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी में जो है वो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे अपने डॉक्टर या अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को पूछे बगैर, अदरवाइज आप पोस्ट प्रेगनेंसी भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं हम? अब आपने इसको करना क्या है, सारे सीड्स अगर तो आप मैयर कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो सारे मिक्स करके एक जार में डाल के अपने साइड पे, बेड के साइड टेबल पे रख लें। सुबह उठें, एक बड़ा चम्मच जो है उसका कंज्यूम करें और इसको चबा के खाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। अदरवाइज आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। अब कुछ लोग वो होते हैं जिनको लगता है कि शायद सुबह हम उठ गए हैं तो अब लेट हो गया या कुछ ऐसे हो गया। आपकी बॉडी जो है वो जैसे ही आप एक्टिव होते हो, हम जैसे अक्सर कहते हैं रमज़ान में जो चीज़ आपने इफ्तार में खाई वो बहुत इफेक्ट करती है बॉडी पे। ऑफकोर्स आपने अपने ब्रेकफास्ट मीन्स आपने अपने फास्ट को तोड़ा है, जो चीज़ सबसे पहले बॉडी में जाएगी वही चीज़ आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे नज़र आएगी। अगर आपने उठते ही सीड्स को इनटेक करना शुरू कर दिया है तो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे और डिफरेंट रिजल्ट्स आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो भी आप खा रहे हो उसके रिजल्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों की तरफ लीड करते हैं। अगर आप ये सीड्स अपनी बॉडी में डालते हो तो वो आपके उन एंटीऑक्सीडेंट्स से बचाएगा और दूसरा एंटी एजिंग के लिए हम इन सभी सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं कि आप उठे हो, उठते ही आपने अपने बच्चों के साथ लगे, नाश्ता नहीं कर सकते, तो आप सीड्स को यूज़ करो, बेस्ट ब्रेकफास्ट है उसके लिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच ज़ैनब, welcome. रियली अप्रिशिएट इट। एंड आई नो कि क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट है तो आना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट यू मेड सच एन एफर्ट, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू बेटा। तो अब हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हस्बे मामूल कलाम से वापस आएंगे एंड आज हम बात करेंगे ग़ज़वाए बद्र की। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा
हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज मेरी प्यारी बहन निग्गत इस्मा गुलजार हमारे साथ हैं। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, ना सिर्फ एक बेहतरीन सनाख्वाह हैं बट उसके साथ साथ एक बेहतरीन टीचर और गाइड भी हैं। बहुत सी यंग लड़कियों को अब ये सिखा भी रही हैं, उनको टीच भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात इनके क्रेडिट को इसलिए जाती है क्योंकि यूजुअली लोग जब कामयाबी के एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि जूनियर होने का या शुरू होने का अमल कितना मुश्किल होता है। सो बहुत से लोगों से रिसेंटली आपकी तारीफ़ सुनी है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम नहीं उनका लूँगी लेकिन आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब तक सीनियर्स अपने जूनियर्स को रिगार्ड और मोहब्बत नहीं देते वो आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल ऐसे ही। और आज है भी हमारे साथ उस्तादों के उस्ताद, उनके सामने ये बात कहनी ज़रूरी थी कि वो आपको एक्स्ट्रा दुआएं दें। मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे भाई। अब इनकी तारीफ़ है मुझे कभी भी समझ नहीं आती कि मैं क्या बात कहूँ, क्योंकि स्कॉलर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, सेवरल किताबों के ऑथर हैं, नात को शायर हैं, बहुत सी किताबों की आपने ट्रांसलेशन भी की है, नेशनल सीरत अवार्ड्स से आपको नवाजा गया और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी आपको बहुत रिस्पेक्ट और रिकग्निशन दी गई। और आपको फॉलो करने वाले, आपके फैंस और उसके अलावा आपके सुनने वाले, मानने वाले एंड वो लोग जिनको आप गाइड करते हैं पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर हैं आज अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और माशाल्लाह आपने बहुत से नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम भी किया है, ये भी आपके क्रेडिट को जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपकी तारीफ़ करना शुरू हुई तो आपको पता है कि आज फिर इस तरफ नहीं हम जाएंगे। और आज हमने वैसे भी बात करनी है ग़ज़वा बदर की। तो ग़ज़वा बदर के पस मंज़र और असाब क्या थे, इधर से बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये हस्तियाँ जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं ना, ये
समझ लें पायनियर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डिवोशन की बुनियादें रखी, फाउंडेशंस रखी, लिल्लाहियत की, इखलास क्या होता है, प्योरिटी क्या होती है, इन बदर वालों ने। और ये कमाई थी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो क्रीम थी जो समझ लें कि आपने 13 साल 15 साल में जो तैयार की थी। वो इस्लाम की वो रूहानी पनीरी थी बदर वाले जो 313 थे। 313। और इनका हाल क्या था, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िर्हें, 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। मतलब 2 घोड़ों को लेके तो बंदा एक काफिला भी नहीं निकल सकता। आप अगर देखें कि अगर किसी ने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत भी करनी है, किसी ने मूवमेंट भी करनी है, तो 2 घोड़ों कैसे पे कोई नहीं करेगा। करता। और पाँव में जूते नहीं थे, बाज के जिस्म पे लिबास पूरा नहीं था। और देखिए जंग में तो कम से कम हर सिपाही के पास एक असला तो हो, एक तलवार तो, अपनी ज़िरा हो। तो ये नहीं था, बेसरो सामानी थी। और इनकी अजमत की जो मैं मेराज समझता हूँ वो ये है कि ये वो अजीमुश्शान वाहिद गज़वा है जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है, हक और बातिल में फ़र्क का दिन बदर। एक तरफ ये आलम है बेसर सामानी है, उस तरफ मुखालिफ जो दुश्मन फ़ौज खड़ी है वो पूरी सामान हरब व ज़रब से लैस है, वो तैयार हैं, उनके पास असबाब हैं, वो नफरी उनकी जो है यानी अफरादी क़ुव्वत उनकी कई गुना ज़्यादा है, हर तरह के सामान से लैस है, हर तरह की तैयारी है। और ये इस्लाम की तारीख़ की पहली बाकायदा जंग थी। बिल्कुल रोज़े की हालत में थी, रमज़ान भी पहला था और गज़वा भी पहला था। सन 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए, सन 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ। पास मंज़र क्या था, वही कि हिजरत की हुई है और पीछे से मुखालफत चल रही थी कि ये क्या, हमने तो निकाल दिया था, फिर भी ये तरक्की करते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुरैश मक्का कुफ़ार जो थे वो इसको बर्दाश्त न कर सके, लिहाजा उन्होंने जंग की सूरत हाल पैदा कर दी और फिर ये जंग करना पड़ी। और फिर हुआ क्या ऑन ग्राउंड, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद, आपकी इजाज़त से। जी इंशाअल्लाह। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से अपने गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब एंड ऑफ कोर्स मेरी बहुत ही प्यारी बहन, बल्कि लाडली बहन निग्गत अस्मा गुलजार। सो हम बातचीत कर रहे हैं ग़ज़वा बदर की। जी, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ थी उन पे बात करते हैं। इसमें एक बड़ी जो एक अजीब और अहम एलिमेंट था ना, वो था इन मुजाहिदीन की और असहाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर बेसरो सामानी, और कुरान पाक ने उसको एक्नॉलेज किया। शायद ये वाहिद ग़ज़वा है जिसका टाइटल कुरान की आयत में है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया कि हबीब हमने आपकी मदद की बदर में, और जबकि आप लोग उस वक्त बेसरो सामान थे। ये वाहिद वो पहला ग़ज़वा है जिसमें अल्लाह के नूरी फ़रिश्ते उतरे हैं मुजाहिदीन के साथ बाकायदा। यानी इस उम्मत के ख़साइस में एक खसूसियत ये है, फ़रिश्ते अनवार रहमत बरकत ये नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला का फैज़ और पैगाम बंदों तक पहुँचाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़रिश्ते भी फ़िज़िकली लड़ रहे हों इंसानों के साथ। ये बदर ऐसा ग़ज़वा था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मदद इस तरह फरमाई, फ़िज़िकल मदद, फ़रिश्ते मौजूद थे। बिल्कुल। लेकिन वो कब कैसे हुआ, अल्लामा इकबाल ने इसको कहा कि अल्लाह ताला की मदद कब नाजिल हुई, ये भी हाँ बड़ा जवाज़ उसका important उन्होंने फ्राहम किया, माहौल ग्राउंड बुनियादें। उसे इकबाल ने कहा कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत। फ़ज़ाए बदर तूने पैदा करनी है, वो जवाज़ माहौल वो कैफियत वो तुमने फ्राहम करना है ज़मीन पर, फिर फ़रिश्ते उतरते हैं। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। वो कैफियत क्या थी भला कि जब तैयारी हो रही है और पता चला कि कुरैश मक्का जो हैं मुसलमानों का एक काफ़िला जा रहा था, रास्ते में एक कुफ़ार का था, वो झड़प हो गई और
उस झड़प के नतीजे में फिर ये ग़ज़वा बदर अल कुबरा 2 हिजरी में पेश आया। कुफ़ार अपनी पूरी तैयारी से सरो सामान के साथ निकले हैं और यहाँ पहला ऐलान हुआ कि भाई इस दफ़ा जंग करनी है और रोज़े भी इसी साल फ़र्ज़ हुए हैं। रोज़े की हालत में ग़ज़वा है और शहर से बाहर जाना है। बदर का जो के हालत में तो आपको झगड़ा करने की अगर मतलब अगर आप कोई लड़ाई भी कर रहा हो तो आपने ना करें, आपने अब नहीं यहाँ करनी क्योंकि पहला आप रोजे की हालत में और आप कह सकते हैं कि जी मेरा रोजा है जी, मैं ये तो है ना आम ज़ाती पर्सनल। बिल्कुल। एक है जिहाद फी सबीलिल्लाह, बिल्कुल वो बिल्कुल भी ऐसे ही है जैसे आप रोज़ा रख रहे हैं वैसे ही ये रोज़ा भी जिहाद ही है ना। बिल्कुल जिहाद आप अपने नफ्स के साथ कर रहे हैं, ये वाला वो आप कुफार के साथ दुश्मनाने खुदा के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल तो अब यहाँ अजीब कैफियत ये थी कि ज़ाहिरी सेटअप बिल्कुल ही अजीब व गरीब था कि जो आम तौर पे जंगों में सिचुएशन होती है कि चलो बराबर के नहीं तो कुछ कम इधर हो जाए, यहाँ तो बिल्कुल ही 313 उधर 1000, इधर बेसरो सामानी और उधर हर तरह का साजो सामान। अच्छा, अब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को जब कॉल किया गया और तैयार किया जा रहा है तो जाहिर है वो हाजिर हो गए कि हुजूर हम जाएंगे और जिहाद भी करेंगे। ऐसा वो जज्बा था, ऐसी लिल्लाहियत थी, ऐसा इखलास था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जो बिल्कुल रात थी, तैयारी का वक्त था, करबला में जो हज़रत इमाम हुसैन ने इस सुन्नत को अदा किया था, उस रात फरमाया कि भाई जो लोग जाना चाहें वो चले जाएं, कोई बात नहीं। ये वो बदर वाली सुन्नत थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमले फरमाए तो सहाबा का जज्बा ऐसा था कि हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर ये तो 1000 कुफ़ार हैं, ये तो कोई चीज़ नहीं, आप अगर फरमाएं तो हम इन पहाड़ों से भी टकरा जाएं और हम समुद्रों में भी कूद जाएंगे। एक शख्स नहीं हिला जबकि पता था, अल्लाह सोच तो सब यही मालूम थी। था। तो वो किस दर्जे की समझें प्योरिटी, उनकी डिवोशन लेवल क्या होगा, इखलास कैसा था। तो उस रात फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी अपने रब की बारगाह में फरमाई, बड़े अजीब कैफियत में कि गिरिया और ज़ारी में आपकी चादर मुबारक कंधों से नीचे गिर गई थी। इस तरह खुशू व खुजू से मुनाजात की अपने रब की बारगाह में कि मौला करीम अगर ये सुबह 313 न रहे दुनिया में तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। सुभान। यानी पूरे जिसे कहते हैं ना एक नाज के साथ दुआ की रब की बारगाह में। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कैसे ये बात कर सकते हैं कि नबी अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता, अपने महबूब को, उसके ग़ुलामों को। तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें, आपका रब आपके साथ है। आपका रब आपके साथ है और क्योंकि आपका रब आपके साथ है हम सारे ही आपके सब साथ आपके साथ हैं। अब वो बड़ी अजीब उस दुआ के बाद फिर ये जुमले, ये मुकालमा, ये कमेंट्स और एक बड़ी तसल्ली बख्श फ़ज़ा, और सुबह बड़े फ्रेश ये लोग जंग के मैदान की तरफ बड़े। अब यहाँ 2-3 ऐसी कैफियत हैं जिससे और अंदाज़ा होगा कि वो कितना डीप थे वो जज्बे। यहाँ ये था कि ख़वातीन नहीं जाएंगी, छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, तादाद कम है तो कम, लेकिन जो डिसिप्लिन है इस्लाम का जिहाद का वो वैसे का वैसा कायम रहा इब्तिदा में भी। अब वहाँ माएँ सोच रही हैं कि हम तो नहीं, देखिए माओं का जिहाद में किरदार तो आप देखें बैकग्राउंड क्या होता है। वो जो बच्चे को, बेटे को, जवान को, भाई को, शोहर को भेज रही है वो उसका जिहाद है। तो वहाँ 2 बच्चे ऐसे थे जो यतीम थे, उम्र में भी छोटे थे, यानी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उस क्राइटेरिया पर जो जिहाद के लिए था। तो अब उनकी वालिदा उनको मोटिवेट कर रही है, बेटा आप कोशिश करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इजाज़त दे दें। अब वो 2 भाई आए, मुअव्वज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला। एक तो ज़्यादा छोटे थे, उनको कहा कि नहीं भाई तुम पीछे से। जो बड़े थे उन्होंने कहा कि हजूर आप मेरी किसी से, जो बड़ा है मुझसे उम्र में, जवान है, उससे आप कुश्ती करवा के देख लें, मैं उसको गिरा सकता हूँ। वो कि उम्र में मैं 2-4 साल छोटा हूँगा, लेकिन जिस्मानी तौर पे मेरी फ़िटनेस ऐसी, लेवल ऐसा है। अब ये उनका जज्बा, और वो देख के, और 1-2 सहाबा ने सिफारिश भी की। अब उनमें जज्बा क्या था कि हमारा वालिद नहीं है, हम यतीम हैं, तो हम नुमाइंदगी ना करें अपने घर की जिहाद में, और पहला जिहाद है। मौका दिया गया, उस कड़ियल जवान को उस छोटे बच्चे ने गिरा दिया कुश्ती में, ऐसा जज्बा था।
तो आका करीम अलैहिस्सलाम खुश हुए, अप्रिसिएशन के लिए उनको इजाज़त दे दी। अब बड़े भाई को इजाज़त मिलने पर छोटा मत चल रहा है उधर से, छोटा भाई। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इजाज़त ने। फरमाया नहीं, आप छोटे हैं, आप बिल्कुल छोटे हैं, वो तो चलें आपसे बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आप मेरे भाई से कुश्ती करा के देख लें, मैं हम घर में जब कुश्ती करते मैं इनको गिरा लेता हूँ। उन्होंने भी वही फार्मूला पेश किया। अब कुश्ती हुई दोनों भाइयों की, टेस्ट हुआ यानी ट्रायल हुआ। ट्रायल में छोटे ने कान में भाई के कहा कि भाई आपको तो इजाज़त मिल चुकी है और हुजूर अलैहिस्सलाम जब इजाज़त दे दें तो वापस नहीं लिया करते ना, मतलब आप क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। अगर आप कुश्ती ना भी जीतें, मसला तो मेरा है, तो लिहाजा अगर मैं आपको ना भी गिरा सकूं तो आप जान के गिर जाइएगा ताकि मुझे मौका। ये जज्बे थे बदर में बच्चों के, तो बड़ों के क्या होंगे। तो फिर इन्हें मौका मिला और अबू जहल जैसा जो मूजी लईन काफिर था, हाई क्लास बड़ा आदमी, वो इन दो बच्चों के हाथों वासिले जहन्नम हुआ बदर। क्या बात। ऐसे बाजों की तरह झपटे ये। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा इन्होंने जंग के दौरान के हुजूर चचा जान अबू जहल कौन सा है। अबू जहल अब बहुत ऊंचा कद था, कलगी बड़ी लगाता था और उसके साथ एक स्क्वाड भी होता, हिफाजती दस्ता भी जंग में स्पेशल लगा हुआ। तो कहते मैंने यूं इशारा किया जंग में इन बच्चों को, बेटा वो अबू जहल है। तो ये बास की तरह दोनों झपटे हैं उधर जाके और उस पूरे दस्ते को चीरा, फिर अबू जहल को मारा और गिराया। और फिर जब बिल्कुल गिरा दिया तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहा चचा जान आइए अब इसको पकड़ने। तो वो कहते हैं मैं फिर आगे बढ़ा और फिर उसको वासिले जहन्नम किया। इस बदर में हजूर अलैहिस्सलाम ने जो बाकायदा एक तरह से समझें मैदान जंग का मुआयना फरमाया पहले, तो 70 निशान लगाए थे, सही बुखारी में है। यानी देखिए ज़रा, पहली चूँकि बतौर कमांडर इन चीफ और बतौर सिपह सालार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यादत फरमा रहे थे इस जंग की। तो हज़रत हफीज़ जालंधरी कहते हैं कौमी तराने के खालिक, उन्होंने इसको शाहनामे में पूरा मंजूम किया हुआ। जज्बे सहाबा के वो कहते हैं ऐसे थे कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था उन्हें बस एक काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह। और वो जो बच्चे थे ना, उनकी भी कैफियत को शेर में लाए, मोवज़ और मुआज की। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा तुमने क्या कहना है अबू जहल को, तुम छोटे हो, पीछे हटो, उधर ही रहो। तो उन्होंने कहा कि कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है ये महबूब बारी को। ये जज्बा उन बच्चों में था कि हमारे आका को ये बुरा भला कहता है तो हम इसको अपने हाथ से वासिले जहन्नम। ये जज्बे, ये कैफियत उस मैदान जंग में थी। आका अलैहिस्सलाम ने निशान लगा दिए, आज़ा मसरउ फुलान, आज़ा 70 निशान लगाए। 70 ही कुफ़ार उस जंग में वासिले जहन्नम हुए। सुभान अल्लाह। यानी अपने बेसरो सामान मुजाहिदों को इस तरह का कॉन्फिडेंस और इस तरह का हौसला अमलन फराहम किया। तो सहाबा का अकीदा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निशान लगा दिया और कह दिया और बाई नेम नॉमिनेट करके फरमाया यहाँ फ़लाँ पड़ा होगा, फ़लाँ का लाशा होगा, फ़लाँ यहाँ मरेगा, फ़लाँ यहाँ। और ये सारे आम लोग नहीं थे, बड़े बड़े सरदार थे, उनको नाम ले के बताया। और अगले दिन मैदान जंग में जब हुआ, जंग हुई और उसके अजीब व गरीब पहलू सामने आए, आखिर में जहाँ निशान लगा हुआ था उस काफिर की लाश वहीं पड़ी हुई थी। क्या बात है। 14 सहाबाए किराम इसमें शहीद हुए और 70 कुफ़ार वासिले जहन्नम हुए। और यूं लग रहा था कि ये 1000 थे और वो 313 थे। सुभान यानी उलट कैफियत थी, क्योंकि इनके जज्बे ऐसे। यानी सोचिए आपके एक सहाबी थे, खजूर की छाल, वो जो लकड़ी होती है ना, टेढ़ी जो हो जाती है, वो पकड़ी हुई और आए और कहा कि हुजूर मेरे पास तलवार नहीं। फरमाया को लकड़ी ले आओ। वो लकड़ी उठा के खजूर वाली ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पकड़ी वो छड़ी जो थी लकड़ी, तो फरमाया कुन साइफा, ए लकड़ी तलवार हो जा। अब वो सहाबी वो लकड़ी लेके, चूँकि उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकड़ी तलवार हो जा, तो उनका अकीदा बन गया कि ये तलवार है, ये अब लकड़ी नहीं है। वो गोया उस लकड़ी को ही तलवार समझ के मैदान जंग में निकले जी। और इस तरह लड़े जैसे तलवार से लड़ते हैं। क्या बात है। और कहीं का अच्छा, इस तरह की कैफियत भी, बहुत जज़ात भी हो रहे थे।
और फिर सहाबा ने कहा कि हुजूर एक आवाज़ आती थी जंग में, अकदिम या हैज़ूम, अकदिम या हैज़ूम, ये क्या था, हमें नहीं पता। ये फरमाया ये जिब्रील अमीन की सवारी का नाम है, वो भी तुम्हारे साथ लड़ रहे थे। सुभान अल्लाह। तो मलाइका ने भी इसमें जिहाद किया। इनका जज्बा देख के इन खाकियों का, इन फर्शियों का, नूरियों ने भी आके इसमें शमूलियत इख्तियार की। और जिस तरह इन सहाबा का मर्तबा तमाम सहाबा में बुलंदतर हुआ, उसी तरह उलमा कहते हैं कि वो फरिश्ते जो बदर में उतरे थे वो भी सारे फरिश्तों से अफजल करार पाए, और ये गज़वा सारे गज़वों में अफजल करार पाया, क्योंकि ये बेस थी, ये बुनियाद थी। इसने बताया हक़ क्या होता है और बातिल क्या होता है, और इसने बताया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सुभान। इस गज़बे ने यह तय किया। इसलिए ये 17 रमज़ान मुबारक का जो दिन है, ये इस्लाम की तारीख़ का बहुत ही सुनहरा दिन है, और इसको हमें समझना जानना चाहिए। अभी तो हमने चंद बातें की हैं, इसको अगर हम एक दिन को और एक गज़बे को समझ लेना तो समझे आपने पूरा दीन समझ लिया, पूरा इस्लाम समझ लिया। सुभान। बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान। बहुत अगेन मुझ जैसे नालायक को आसान अल्फाज में समझाना और गाइड करना। और अब तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब अक्सर हम बात कर रहे होते हैं तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अब मुझे याद हो चुकी होती हैं। माशाअल्लाह। और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, अगर मैं सीख सकती हूँ इस तरह रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, तो जो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को इतना पोर्शन ही, ऑब्वियसली रात लेट टाइम है तो मुश्किल होता है बच्चों का जागना, सुबह उन्हें सहरी के लिए भी जागना होता है, तो हमारा शो यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, हमारे चैनल पे PTV के। आप सिर्फ हमारा जो स्कॉलर और कलाम का सेगमेंट है वो ही बच्चों को सुना दें, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा होगा और उनकी पर्सनैलिटीज़ भी बड़ी पॉजिटिव डेवलप होंगी राइट डायरेक्शन से। बहुत बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं प्यारी सी निकत की तरफ जो हमारे आज के शो को क्लोज करेंगे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, मेरा का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ आओ
दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल घराने